नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन के इस क्रम में आज का हमारा विषय है कुपोषण और उसके निवारण हेतु किए जाने वाले सरकारी उपाय। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया गया, उसको आधार बनाकर भी आप शुरू कर सकते हैं। वैसे निबंध को लिखने से पहले एक ढांचा बना लेना चाहिए और वो ढांचा आपकी सहायता करता है। निबंध गलत दिशा में नहीं जाता है और छोटे निबंधों में ये और आवश्यक हो जाता है क्योंकि यहाँ आप गैर जरूरी बातें नहीं लिख सकते। तो शुरू करते हैं इसे। पहले प्रस्तावना को देख लेते हैं। और एक चीज़ और है कि बहुत बड़े पैराग्राफ मत बनाइएगा। ये नहीं कि पूरा एक एक पेज का पैराग्राफ बनाए तो उससे पढ़ने में असुविधा होती है, निबंध बोझिल हो जाता है। परीक्षक को डराना नहीं है, उसे आकर्षित करना है कि वो आपकी कॉपी पढ़े, मतलब कॉपी को देखे, तभी जाकर वो नंबर देगा। तो ऐसे में बड़े पैराग्राफ लिखने पर वो भाग जाएगा, मतलब किनारे किनारे से पढ़कर रवाना हो जाएगा। तो नंबर भी वैसे ही साधारण मिलेंगे। तो छोटे पैराग्राफ बनाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की तरह एक लाइन का बना दीजिए। आप एक पैराग्राफ बनाइए, जैसे कि देखिए ये वाला इतना बड़ा, ये एक आदर्श आकार है पैराग्राफ के लिए। फिलहाल देखते हैं कुपोषण है क्या। सबसे पहले तो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो कुपोषण वह अवस्था है जिसमें कि पौष्टिक पदार्थ या भोजन जो है वो अव्यवस्थित रूप से ग्रहण करने के कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। मतलब जो जरूरी खुराक है या जरूरी तत्व है वो शरीर को नहीं मिल पाते हैं। तो यही स्थिति जो है ये कुपोषण कहलाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के हिसाब से कुपोषण के मुख्य लक्षण नाटापन, निर्बलता और कम वजन का होना है। हालांकि कुपोषण का एक दूसरा रूप भी है जहां लोग ज़्यादा खा खा कर बीमार हो जाते हैं। कुपोषण बच्चों में होने वाली एक गंभीर समस्या है और इससे बड़े भी ग्रस्त होते हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में कुपोषण के विभिन्न संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन जो है वो संतोषजनक नहीं है, हम बहुत खराब स्थिति में। यूनिसेफ के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या वाले देशों में भारत 10वें स्थान पे है। तो ये आंकड़े परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ये कोई लेटेस्ट डाटा हमेशा रहेगा ये आवश्यक नहीं है। आप जब भी इस निबंध को देख रहे हो, अभी तत्काल में लेटेस्ट है, लेकिन बाद में ये पुराना होगा तो जो नए डाटा इसमें इंक्लूड होंगे उन्हें आप इसमें अपडेट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें भारत का 10वां स्थान है और 2019 में द लैसेंट नाम की जो पत्रिका थी उसके रिपोर्ट के हिसाब से या उसके वक्तव्य के हिसाब से ये बात स्पष्ट हुई कि भारत में बच्चों की मृत्यु के कुल आंकड़ों में 1/3 मृत्यु जो है वो सिर्फ कुपोषण की वजह से होती। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन के हिसाब से 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनमें प्रत्येक 3 में से जो एक बच्चा है वो या तो कुपोषण या कम वजन का शिकार होता है। मतलब या तो उसका वजन ही कम होता है और नहीं तो फिर वो पूरी तरह से कुपोषित होता है। कम वजन होना ये भी कुपोषण का ही एक लक्षण। दुष्प्रभाव क्या होगा? तो दुष्प्रभाव यही होगा कि शरीर विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कार्य क्षमता प्रभावित होगी। संतुलित आहार अगर लंबे समय तक न मिले तो शरीर के साथ यही होगा और जितने भी रोग हैं वो आसानी से घेरेंगे। कुपोषण से मानव उत्पादकता 10 से 15% कम हो जाती है। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी, ताकत ही नहीं रहेगी तो फिर वो काम कैसे करेंगे? तो इससे क्या होगा फिर? जब काम की उत्पादकता खत्म हो जाएगी तो देश का विकास भी तो अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि नागरिक ही देश को चलाते हैं और जब नागरिक ही कमज़ोर हैं तो देश कैसे उन्नति करेगा? तो ये सारे इसके दुष्प्रभाव हैं। अब भारत सरकार के द्वारा जो कुपोषण से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं उसमें राष्ट्रीय पोषण नीति, पहले जो पीछे वाली है उसको देख लेते हैं, 1993। अब ये जो नीति है ये भारत सरकार के द्वारा 1993 में, मतलब 1993 में लाई गई थी। तो वो तो देख के मालूम हो रहा है। मुख्य उद्देश्य था कुपोषण से निपटना और इष्टतम पोषण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहु सेक्टर में चलने वाली जो योजना थी उसको बनाना। मतलब अलग अलग सेक्टरों में इसको योजना को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया गया। मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत ये 1995 में हुई थी और 2004 में इसका संशोधन करके मेनू बना दिया गया कि मेनू के आधार पे हफ्ते के जो 7 दिन हैं उसमें किस प्रकार से भोजन दिया जाएगा और पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु, मतलब साल भर के जो पूरे 365 दिन है उसमें 200 दिनों के लिए निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा, यहाँ आप देखिए, और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, और उच्च प्राथमिक स्तर जो है मतलब बड़े बच्चों वाला उसके लिए 700 ग्राम कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम तक प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया। मतलब ऊर्जा और प्रोटीन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं।
2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष की स्थापना महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी, मतलब उसके सौजन्य से हुई थी। और इसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करने हेतु बहुक्षेत्रीय ढांचा विकसित करना था। इसके तहत जो बेहतर पोषक उत्पाद थे उनके हेतु 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया था, मतलब वैरायटी फसलों की जो है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया था। 2017 में पोषण अभियान महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, मतलब महिला और बाल विकास मंत्रालय, और इसका मूल उद्देश्य वही है, कुपोषण को दूर करना। तो पोषण अभियान जब भी चलेगा तो उसका क्या उद्देश्य होगा? पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करना और कुपोषण से लड़ना, यही लक्ष्य होगा। अब यहाँ आप देखें, उपरोक्त विविध जो योजनाएं हैं उनके बाद भी भारत में कुपोषण पैर पसारे हुए, क्योंकि कुपोषण निवारण हेतु प्रारंभ की गई योजनाएं कुछ हद तक कागजों पर सीमित रह गई, और ये अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है। नीतियां तो बहुत महत्वाकांक्षी बनती हैं हमेशा ही, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो बहुत लचीला होता है या लचर होता है, आप कह लीजिए। उतने अच्छे ढंग से उतने जोश खरोश के साथ क्रियान्वित नहीं हो पाता है जैसा कि उसे होना चाहिए। तो अब यहाँ देखें, यदि बजट पर प्रकाश डाला जाए तो पोषण आधारित योजनाओं पर किया गया जो व्यय है वो अनुमानित राशि से कहीं कम है, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। देश में महिला अशिक्षा भी कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। शिक्षित माता से ही स्वस्थ संतान का निर्माण होता है, और अशिक्षा के कारण उचित पोषण नहीं मिलता तो संतान कुपोषण का शिकार हो जाती है। हालांकि ये वाक्य बेतुका है। महिला शिक्षित नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पोषण नहीं मिल सकता है। हाँ, ये है कि जानकारी का अभाव है तो वो अपने फायदेमंद चीज़ों का सेवन नहीं करेगी। लेकिन असली दिक्कत यहाँ पर यह है कि गरीबी, महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, अपने बूते नहीं है। ज़्यादातर महिलाओं की अपने देश में यही स्थिति है। अब का समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव अभी भी नहीं आया। तो जब दूसरे के भरोसे महिलाएं हैं तो उसी के मर्जी के हिसाब से उसे पोषक तत्व भी मिलेगा, वो देगा तभी खाएंगी, नहीं तो वो भूखी रहेंगी। मतलब भूखी ना भी रहें तो उन्हें वो आवश्यक पदार्थ नहीं मिल पाएंगे। तो दूसरे की मोहताज बनकर हैं और इस वजह से कुपोषण के शिकार हैं, तो उनसे जो संतति पैदा होगी वो भी इससे ग्रस्त हो सकती है। खासतौर पे जो अशिक्षित क्षेत्र है वहाँ पे ये ज़्यादा है, लेकिन शिक्षित क्षेत्रों में भी कम नहीं, वो छिपा हुआ है, दिखता नहीं। अब देखिए, गरीबी जो है वो कुपोषण की जननी है। असली बात यही है, जब पैसा ही नहीं रहेगा, आप सक्षम ही नहीं है, तो फायदेमंद चीज़ें कहाँ से आएंगी? पेट भर जाए वही बहुत है, और इसमें कोई संदेह नहीं। गरीबी के कारण दंपति अधिक संतान पैदा करते हैं और फिर खेल शुरू होता है कुपोषण की मार का। मतलब जागरूकता नहीं है तो बच्चे जो है वो भगवान का वरदान है, फिर पैदा करो ढेर सारे, और जब ढेर सारे पैदा कर लिए तो उसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि खिलाएंगे कहाँ से? तो जो है उसी में खाओ, जैसे भी खाओ। तो ऐसे में पेट तो भर जाता है, वो जी जाते हैं और अपनी लाइफ जी लेते हैं, लेकिन जैसा अच्छा जीवन और बढ़िया स्वस्थ जीवन उन्हें जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाते। तो ये बात है, और यह बात भी सत्य है कि कुपोषण भोजन में पोषण की कमी से होता है, ना कि भोजन की कमी से। ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप कुपोषणग्रस्त हैं। आपको फायदेमंद और आपकी शरीर की आवश्यकता या तत्वों की आवश्यकता पूरा करने वाला भोजन नहीं मिल रहा है तो आप कुपोषणग्रस्त हैं। और समाज के एक बड़े हिस्से में अब भी कुपोषण के प्रति कोई जागरूकता नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है, जागरूकता जब नहीं होती है तो चीज़ें लोगों को समझ में ही नहीं आती। कुपोषण पर लगाम लगाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी खतरा आता है। तो अर्थव्यवस्था पे खतरे हालांकि और भी तरीकों से आ सकते हैं, लेकिन कुपोषण से नागरिक कमज़ोर होते हैं, और नागरिक कमज़ोर होंगे तो देश कमज़ोर होगा। ये तरीका है। कुपोषण निवारण हेतु सरकार के प्रयास सराहनीय है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। सख्ती से इन्हें लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मेन टास्क होता है, या वहीं पर चैलेंज होते हैं। अब यहाँ देखिए कि अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को कुपोषण के निदान पर लगाना चाहिए। अब ये कहना तो आसान है, लेकिन इसे जब क्रियान्वित करने की बारी आती है तो और भी आवश्यकताएं देश के सामने हैं। तो सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि देश जो है वो हमारा अभी विकासशील है, यानी विकास कर रहा है, और इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है। भले ही अभी 5 ट्रिलियन और तमाम टारगेट हमारे सामने हो, लेकिन तत्काल की क्या स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। और कोरोना महामारी के बाद तो बिल्कुल ही जो झटका लगा है उससे उबरने में भी समय लगेगा पूरी दुनिया को। तो ऐसे में बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हम किसी भी चीज़ पर नहीं लगा सकते। तो ये सोचना होगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, और समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करना होगा। गरीबी, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि पर नियंत्रण करके कुपोषण को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कुपोषण को कम नहीं करना है बल्कि समाप्त करना है, और यही आवश्यकता है। और समाज को भी इस द्वंद्व में सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तो इस तरीके से हमने कुपोषण की समस्या पर चर्चा की है, और देश में सरकार क्या प्रयास कर रही है और कैसे प्रयास किए जाने चाहिए इस पर बात की है। ये एक मॉडल निबंध है जो सिर्फ आपको आइडिया देगा। लिखना आपको है और अपने तरीके से लिखना है, ठीक है। बस हिंट लेना यहाँ से उद्देश्य होना चाहिए कि निबंध कैसे लिखा जाता है और कौन से शीर्षक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और लिखने की जब आप प्रैक्टिस करें तो उसमें हमेशा ये ध्यान दें कि पहले एक प्रारूप तैयार कर लें, प्रारूप के आधार पर ही निबंध को लिखें।
प्रारूप में वो पॉइंट्स लिखिए जिन बिंदुओं को आपको पैराग्राफ के रूप में निबंध में ढालना है। जैसे कि प्रस्तावना को एक पैराग्राफ में आपको लिखना है तो तय करिए कि उसमें आप क्या लिखने वाले हैं। वैसे ही अन्य पैराग्राफों के बारे में भी है, जैसे मेन बॉडी निबंध की है, कंक्लूजन है, तो वहाँ सब जगहों पर आपको तय पहले से ही कर लेना होगा कि हमें किन चीज़ों को कहाँ पर लिखना है। और निबंध में एक क्रमबद्धता और फ्लो होना आवश्यक है। मतलब अगर सीक्वेंस में आप नहीं लिखेंगे और प्रवाहपूर्ण आपका निबंध नहीं होगा, मतलब पैराग्राफों के बीच में आपस में कनेक्शन नहीं होगा, तो पढ़ने में वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब रोचक नहीं लगेगा। और निबंध का रोचक होना आवश्यक है ना, क्योंकि परीक्षक जो है वो बहुत सारे निबंध पढ़ता है और ऐसे में उसके अंदर एक नीरसता का भाव, उबन का भाव पैदा हो जाता है। तो आपका निबंध अगर जरा सा भी उसे उबाऊ लगा तो उसे छोड़ देगा, मतलब ऊपर ऊपर से देखकर नंबर दे देगा। तो परीक्षक को अपनी कॉपी की ओर आकर्षित करना ये भी आपका दायित्व है। चलिए, तो यहाँ तक हमने इससे देखा। अगर आप चाहें तो इस तरह के जो सामाजिक समस्या वाले मुद्दे होते हैं उसमें किसी लेटेस्ट डाटा से शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जिसमें कि कुपोषण की स्थिति को दर्शाया गया हो अभी हाल फिलहाल की, या भूखमरी सूचकांक का ही आप जिक्र करके शुरू कर सकते हैं कि भारत का उसमें क्या पोजीशन है और बाकी देश कहाँ पर हैं और हम इतना पीछे क्यों हैं। अपने पड़ोसियों के साथ हम तुलना भी कर सकते हैं कि जो हमारे आसपास सटे हुए पड़ोसी हैं जो कि अभी विकास करने के ही दौर में हैं, उनकी क्या सिचुएशन है और हम कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से भी शुरू किया जा सकता है। तो एक निबंध को लिखने के हजारों तरीके हैं, बस ये है कि शीर्षक के अनुरूप आपको लिखना है, इतना ही ध्यान रखना है।